नमस्कार दोस्तों। श्रीजी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज लोक प्रशासन की चौथी क्लास है। अगर आप पिछली 3 क्लासेस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिएगा। इसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए ये सिद्धांत बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किन्हीं को पढ़ाया जाता है केवल यूजीसी नेट के लिए या फिर कॉलेज में, तो इन सिद्धांतों से शुरुआत होती है और इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतने डिटेल में ज़रूर जाएंगे कि आपको वो सिद्धांत अच्छे से समझ आ जाए और आप उनको लिख सको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत लंबी नहीं होगी, कोशिश करेंगे हम ऐसा। बहुत लंबी होती है तो आप लोग थक जाते हो देखते हुए। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन में संगठन, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है। देखो भाई, प्रशासन बेसिकली किसके लिए बना है? ये संगठन को किस तरह से चलाया जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चलाया जाए, इसके लिए बना है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन। तो संगठन का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए अलग अलग कौन कौन से उपागम दिए गए हैं और संगठन की संरचना किस तरह की होती है, इसको हम समझेंगे। बाद में जाके आप लोग को भी संगठन संभालना है, अलग अलग संगठन आप संभालेंगे। या तो आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, आप लोग पीएससी निकाल लेंगे तो संगठन संभालेंगे, या फिर मान लीजिए आप में से कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, कोई एनजीओ शुरू किया, तो भी आपको संगठन संभालना होगा। तो समझते हैं कि संगठन के सिद्धांतों को। तो संगठन का निर्माण किस लिए होता है भाई? संगठन का निर्माण होता है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि कुछ बातें मैं ऐसी भी बताऊंगा आपको, या फिर कुछ बातें ऐसी होंगी जो मेरे जो पीडीएफ में नहीं है, तो मैं अपने से कुछ बातें एक्स्ट्रा बताऊंगा। थिंकर्स पे एक्स्ट्रा बात करूंगा मैं, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो संगठन का निर्माण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कोई भी गोल है आपका, मान लीजिए गोल है एक एक कंपनी है, एक संगठन है। संगठन एक कंपनी है मान लीजिए। अब कंपनी का गोल ये है कि उसका गोल है कि उसको 100 करोड़ रुपए का बिजनेस क्रिएट करना है, ठीक है, साल के अंत तक। अब अकेले तो मालिक नहीं कर सकता ना, तो उसको एक संगठन का निर्माण करना होगा, कई कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, उनको अधिकार देने होंगे, उनको जिम्मेदारी देनी होगी, तभी वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो संगठन का निर्माण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का तर्क संगत विभाजन है। अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि संगठन का क्या मतलब है भाई, कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कोई भी जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए कार्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का तर्कसंगत विभाजन है। एकदम सरल परिभाषा। अब आगे जाएंगे कि संगठन निर्माण कैसे होता है, संगठन का निर्माण किस लिए होता है, प्रक्रिया क्या है उसकी। तो संगठन निर्माण के कुछ चरण है, मैं इसको चरणबद्ध तरीके से लिख के लाया। मैं इसका नोट्स बनाया, आज मुझे इसमें टाइम लगा, मैं नोट्स बनाया है आज की जो क्लास का, तो काफ़ी बड़ा बन गया वो और थोड़ा सा टफ लग रहा था मेरे को। फिर मैं उसको सरल किया और थोड़ा सा इजी कर लिया, बहुत सारी चीज़ें मैं उड़ा दिया और मैं बोला कि इन चीज़ों को मैं ऐसे ही बात कर लूँगा सरल रूप में। तो आज नोट्स बनाए, इसमें टाइम लगा, थोड़ा सा ढंग से बनाए। संगठन निर्माण की प्रक्रिया क्या है भाई? पहले तो उद्देश्य का निर्धारण होता है। उद्देश्य का निर्धारण तो आपको करना ही होगा, कोई भी संगठन बनाना है तो पहले आपको गोल तय करने होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि आप मान लो एक एक स्टार्टअप शुरू की हो जो क्या करती भाई, जैगरी से, मतलब गुड़ से, ऐसी गुड़ से अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है आपकी कंपनी, है ना। मैं देखा था एक शार्क टैंक में एक लड़की आई थी, छत्तीसगढ़ की थी, वो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रही थी। तो मान लो उसको एक प्रोडक्ट बनाना है गुड़ से, और ये जो, ऐसे गुड़ कैसे लिखते हैं यार, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, तो गुड़ से प्रोडक्ट बनाना है और ये प्रोडक्ट को वो चाहती कि 100 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यूएशन इस साल के अंत तक हो जाए उसकी कंपनी की। तो ये करने के लिए पहले तो उद्देश्य निर्धारित करना होगा उसको, कि उसको कमाना कितना है, उसके लिए उसको कितना प्रोडक्शन करना होगा, कितनी सारी नई मशीनें लानी होंगी, उसको अपना गोल निर्धारित करना होगा। अगली बात, गोल अकेले तो पूरा नहीं कर सकती वो, मतलब कोई भी पूरा नहीं कर सकता अकेला मालिक, है ना। तो कार्य विभाजन करना होगा फिर भाई, मतलब कि कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा
और कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। मान लो कोई किसी के पास ये है कि भाई तुम शुगर केन्स लेके आओ, तुम गन्ने लेके आओ, किसी का है कि आप उसको किस तरह से गन्नों से रस निकलेगा और उससे किस तरह से गुड़ बनेगा, एक डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट पैकेजिंग देखता है, एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग देखता है। इस तरह से आप इसको ना कार्यों का विभाजन करो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। और अगला बात यही जो मैं आपसे अभी किया, डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों का निर्माण करो। समान प्रकृति को कार्यों को एक साथ समूहित कर लो कि भाई समान प्रकृति के कार्य, जैसे कि पैकेजिंग एक अलग है, एक अलग डिपार्टमेंट जिसमें डब्बों में उसको भरना है। तो डब्बे किस तरह के होंगे, उन कैसे सुंदर डब्बे बनाए जाएं, है ना, उनका कलर क्या होगा, वो कैसे डब्बे होंगे जिसमें गुड़ खराब ना हो, लीक ना हो। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, है ना। उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट। तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे। अगली बात, सामंजस्य व नियंत्रण। तब तक कंपनी सही से काम नहीं करेगी जब कई जितने डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, मान लीजिए 10 डिपार्टमेंट हैं कंपनी में, तो ये सभी 10 डिपार्टमेंट जब तक साथ मिलके काम नहीं करेंगे ना, कंपनी डूब जाएगी। मतलब ये टाइटैनिक बन जाएगी कि सब लोग अच्छे हैं। ऐसा होता है, कई कई ऐसा बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स जो है वो टीम्स, मतलब कि जब 11 लोग एक साथ मिल के खेलते हैं, चक दे इंडिया आप लोग देखे होगे, तो अगर सब में बनती नहीं है, सब कोई खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन दोनों कोऑर्डिनेशन नहीं है सब में, तो टीम वैसे ही हार जाएगी। और सब उतने अच्छे नहीं है प्लेयर्स, लेकिन सब में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। लाइक न्यूजीलैंड की टीम आप देखोगे क्रिकेट में, तो उतने बड़े बड़े प्लेयर नहीं दिखेंगे आपको न्यूजीलैंड में, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या होता है उनमें, है ना। इंडिया की टीम हो गई या ऑस्ट्रेलिया, इनमें बड़े बड़े क्रिकेटर दिखेंगे आपको, कोऑर्डिनेशन उतना नहीं होता, न्यूजीलैंड जितना कोऑर्डिनेशन तो नहीं होता भाई। तो उन लोग इतना सामंजस्य होता है एक दूसरे में उनमें, इसलिए उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। तो वैसे ही कंपनी में सामंजस्य होना चाहिए। और अगली बात, प्राधिकारों का वितरण होना चाहिए, अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि आपका क्या काम है, आप किसके नीचे काम करोगे, आप किसके नीचे, आप किसको रिपोर्ट दोगे, आप किसकी बातें सुनोगे। इस तरह से प्राधिकारों को वितरित भी करना चाहिए। तो ये कुछ क्या है भाई, प्रक्रिया है। मतलब देखिए, उद्देश्य निर्धारित करना, फिर कार्य विभाजन, विभागीकरण, समन्वय और प्राधिकारों का वितरण। एकदम इजी था, आप समझ गए होगे। अब भाई थोड़ा आगे बढ़ा जाए, है ना। संगठन के उपागम है, कुछ अलग अलग अप्रोचेस दी गई। जो थिंकर थे अलग अलग अपनी अपनी अप्रोच दिए वो। जैसे कि सबसे पहले आते हैं क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच ये दी गई, ये कई सारे थिंकर हैं, जैसे फ्रेड F.W. टेलर हैं, या फ्योल हैं, या फिर, है ना। तो टेलर, फ्योल, इन लोगों ने शास्त्रीय उपागम दिया। इनकी क्या विशेषताएं थी, ये एक तरह से मशीनी दृष्टिकोण था। क्लासिकल अप्रोच को ना मशीनी दृष्टिकोण बोलते हैं। संगठन को एक यंत्र मानते थे जहां कर्मचारी कॉक्स इन द व्हील हैं। मतलब कि कैसे मशीन मानते थे, बोलते थे यार जिस तरह से मशीन काम करती है ना, संगठन भी वैसे ही काम करेगा। कर्मचारी किस लिए काम करते हैं, ये बोलते हैं कर्मचारी पैसा कमाने के लिए आते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है कंपनी से। तो कर्मचारियों को आप पैसा दो और उनसे काम कराओ, है ना। मोटिवेशन किस बात का होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो यही मोटिवेशन है। अच्छा काम नहीं करेंगे तो पैसा काट दो, यही मोटिवेशन है। कर्मचारी क्या करें, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अगर वो अच्छा काम करा कर्मचारी तो उसको गाजर खिलाओ, खराब काम किया तो उसको डंडे से उसको सजा दो। तो मशीनी दृष्टिकोण, मशीन काम करते हैं। औपचारिक संरचना पे जोर, ठीक है। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि फॉर्मल, औपचारिक संरचना पे जोर देते थे, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, ठीक है। अगली बात, मानवीय भावनाओं की उपेक्षा करते थे। ये बोलते थे भावना होना कुछ नहीं होती भाई, भावना फैमिली में होती है। जब आप परिवार में रहते हो तब आप भावनाओं का इस्तेमाल करते हो। आप काम करने आते हो तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, काम करने आए हो ना, तो यहाँ काम करो। ज़्यादा दोस्ती यारी भावनाएं, आपका आज तबीयत खराब है, आपको बुखार है, आपके घर में शादी है, वो सब घर जाना तब याद करना कि शादी होने वाली है और पैसा कहाँ से आएगा। आप यहाँ काम करने आओ, 8 घंटा रगड़ के काम करो। तो ये ना मानवीय भावनाओं की उपेक्षा करते थे और उत्पादन पर फोकस करते थे कि प्रोडक्शन, अधिक से अधिक प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन अधिक से अधिक होना चाहिए, बाकी चीज़ें भाड़ में जाए। तो कुछ कुछ सिद्धांत हैं इसके। सबसे बढ़िया सिद्धांत या सबसे फेमस थिंकर आप बोला अगर आप सोचोगे तो उसमें दो लोगों का नाम तो बहुत अच्छे से आता है। एक है हेनरी फियोल,
हेनरी फ्योल ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम दिए, 14 सिद्धांत दिए। 14 सूत्री कार्यक्रम तो वुडरो विल्सन का था। फ्योल साहब अपने 14, कुछ ऐसा उनका चेहरा दिखा दूं यार। तो फ्योल जो है 14 सिद्धांत देते हैं अपने। और फ्योल ना इनको इनकी बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, की इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट किस तरह से होगा, और उसमें इन्होंने 14 सिद्धांत दिए। अब 14 ठो सिद्धांत याद ना आप कर पाओगे, ना मेरे पढ़ाने का कोई मतलब रहेगा। पहले मैं लिख लिया था 14 के 14 पागल जैसे, लेकिन मैं इनमें से इम्पोर्टेंट 5-6 बता देता हूँ कि कभी आया तो कुछ कुछ तो लिखोगे भाई। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क या कार्य विभाजन। कार्य विभाजन क्या होता है? अकेले काम नहीं कर सकता कोई, तो काम को बांट लो। और यही कहलाती है साइंटिफिक अप्रोच, कि आप काम बांट लो। हर आदमी हर काम करेगा तो एक्सपर्टीज नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको किसी संगठन में काम बांटना है, ये एक सरकारी संगठनों में भी चलता है ना। केवल मैं एग्जांपल अगर मैं प्राइवेट संगठनों को दे रहा, क्योंकि वो बहुत इजी है समझना, मतलब वो एकदम आप लोग देखते रहते हो इसलिए मैं दे रहा हूँ। आप इसको सरकारी संगठन से एग्जांपल को बांट सकते हो। लाइक आप किसी स्कूल से ले लो, कोई स्कूल है सरकारी स्कूल, वहाँ पे अगर टीचर जो है वो खाना भी बनाए बच्चों के लिए, मिड डे मील भी बनाए, ठीक है, बच्चों को पढ़ाए भी, जो भी वस्त्र वितरण भी वही करे, झाड़ू भी लगाए सुबह आके स्कूल में, ताला भी वही खोले, ठीक है, और बाथरूम वाथरूम साफ भी वही करे। सब काम अगर टीचर करेगा ना तो स्कूल में पढ़ाएगा कब वो, है ना। तो अगर संगठन सही से चलाना है तो क्या होना चाहिए? टीचर को काम रहे कि पढ़ाओ, आप अटेंडेंस लो, बच्चों का कॉपी चेक करो, ये आपका काम है। झाड़ू लगाने के लिए हम प्यून रख लेंगे, खाना बनाने के लिए रसोइया रख लेंगे, सफाई करने के लिए हम स्वीपर रख लेंगे। तो काम बट जाता है इस तरह से। और क्या होता है कि हर टीचर हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाता है, पब्लिक एड वाला पब्लिक एड पढ़ाता है। नहीं, मैं कुछ और भी पढ़ा सकता हूँ कुछ कुछ सब्जेक्ट। तो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन जो टीचर जो पढ़ाता है वही पढ़ाएगा। कार्य विभाजन होना चाहिए। उसी तरह से किसी भी कंपनी में यही होता है भाई, कि ढक्कन लगाने वाले का काम ढक्कन लगाना है, तुम्हारी एक्सपर्टीज है उसमें। लेबल लगाने वाला लेबल लगाएगा। अगली बार अधिकार और दायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके काम के लिए। मतलब आपका काम है अगर क्वालिटी चेक करना, कि आपको क्वालिटी चेक करना है कि ये प्रोडक्ट में, जैसे कोई चाय की क्वालिटी चेक करने में बहुत पैसा मिलता है, कंपनियां जो रखती हैं, जो लोग चाय की क्वालिटी चेक करते हैं उनको मोटा पैसा मिलता है। अब वो बोल दिए कि हाँ ये चाय हाई क्वालिटी की बहुत अच्छी चाय है, अब मान लीजिए वो बिकी नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मालिक होगा क्या? नहीं भाई, जिसको रखे हैं, जिसको 10 लाख रुपए दे रहे हैं महीना का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि तुमको क्वालिटी चेक करने का महीना में 10 लाख मिल रहा है, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा। अथॉरिटी भी होती है ना। अनुशासन, कि संगठन में अनुशासन होता है कि आपको 10 बजे आना है, मतलब आना है, आप आओ। और 5 बजे जाना है, मतलब जाना है, मतलब जाने में आप लेट हो सकते हो, आने में लेट मत करो। अनुशासित रहो, यूनिफॉर्म पहनो, जो भी चीज़ें हैं, अनुशासन जरूरी है ना। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। ये बाकी चीज़ें तो हम लोग देखते ही हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एक कॉन्सेप्ट है जो हेनरी फ्योल ने दिया। यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल बोलते हैं कि भाई एक काम करो, संगठन में ना हायरार्की होती है। मान लीजिए हम किसी संगठन का लेते हैं, मान लो सीईओ है कंपनी का, उसके नीचे मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, उसके नीचे मैनेजर है, उसके नीचे कई सारी ब्रांच है मान लीजिए। ऐसे ही एग्जांपल, मैं बहुत अच्छे से मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हूँ। तो मैं इसके नीचे मान लो कोई एक्स कर्मचारी है, इसके नीचे वाई कर्मचारी काम कर रहा है। तो भाई वाई कर्मचारी जो ये है, इसको मान लो कोई कमांड देना है, तो कमांड इसको एक ही आदमी दे, ऐसा नहीं है। इसको कौन कमांड देगा? इसको इसका सीनियर कमांड देगा एक्स, क्योंकि ये उसके अंडर काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ काम करने वाला कोई ए है, वो भी आए किसी दिन उठ के और इसको कमांड दे दे कि भाई एक काम करो, तुम सही से काम नहीं कर रहे, ऐसा 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 करो। किसी दिन मन करे और ब्रांच मैनेजर खुद आ जाए और इसको कुछ काम दे दे, बोले भाई ये तुम्हारा सीनियर जो बोल रहा है उसको छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ वो करो। यहाँ पे एक आदमी काम करता है जेड, मतलब मान लो बी, ये भी आके इसको कमांड दे दे, तो सब अगर कमांड दे देंगे तो मानेगा किसकी? संगठन तो ऐसे चलेगा नहीं। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक कर्मचारी को केवल एक बॉस से आदेश मिलना चाहिए, वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके आदेशों का पालन करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल बोल रहे कि ऐसे ही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
तो समान लक्ष्य रखने वाले समूहों का एक ही नेता हो। मान लो एक समूह का ये लक्ष्य है कि भाई, एक समूह का लक्ष्य है कि हम किस तरह से जनता का आकर्षण बढ़ाएं बढ़ाएं अपने प्रोडक्ट के लिए, मतलब मार्केटिंग कैसे करें। मान लो एक साबुन कंपनी है, उसका ये है। तो एक उसमें से दो बॉस बना दिए, मान लो दो लोग हैं जिनको ये लक्ष्य है कि हम मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो एक आदमी बोला कि चलो मार्केटिंग करने के लिए मैं कोई बड़ी हीरोइन को लाता हूँ और उनसे काम कराऊंगा। दूसरा बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करते, चलो किसी सोशल वर्कर को लाते हैं, कैलाश सत्यार्थी को पकड़ते हैं और उनसे कराएंगे, वो नोबेल प्राइज़ मिला है उनको। तीसरा आदमी बोले कि नहीं ये सब बेकार है, चलो चलते हैं, अब हमको एलए जाना पड़ेगा और प्रियंका चोपड़ा से ही कराऊंगा मैं मार्केटिंग, यहाँ कोई अच्छी हीरोइन नहीं। तो चार लोग हैं, चार लोग की अलग अलग सोच है, मार्केटिंग तो नहीं होगी, कंपनी का खर्चा बढ़ेगा और धरी की धरी रह जाएगी मार्केटिंग। चार लोग हैं, चारों लड़ते रहेंगे। निर्देश की एकता मतलब होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि सामान्य लक्ष्य अगर है कि भाई आपका लक्ष्य एक है कि आपको प्रमोशन करना है, तो इसका एक ही नेता होगा। 10 ठो नेता नहीं चुनो आप, एक बॉस होगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे दूसरे थिंकर हुए मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर को हर आदमी जानता है, सोशोलॉजी जो भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा है मैक्स वेबर को जरूर जानता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो उन्होंने दी अपनी, उसके लिए वो अमर हो गए। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी में मैक्स वेबर की कुछ बातें जो आप लोग को पता है, लेकिन फिर से बात करते हैं, हेरारकी। अब हेरारकी क्या होती है भाई? हेरारकी होती है कि संगठन में जो अलग अलग स्तर है। मान लीजिए नीचे में हवलदार है, पुलिस का बात करते हैं, हवलदार है। इसके नीचे कौन है भाई? एसआई है, ठीक है, एएसआई है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन हो गया भाई? ऐसे करके है मान लो, ठीक है। यहाँ डीएसपी है, फिर एसपी है, फिर डीजीपी है, ऐसे करके कुछ भी है। तो जो हवलदार है, ठीक है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा भाई? एसआई के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने ऊपर के कर्मचारियों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। बेसिकली इन लोग भी इसको कमांड दे सकते हैं, इन अपने ऊपर के कर्मचारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो डीजीपी है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि हवलदार डीजीपी को आदेश दे कि भैया आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, ऐसा ऐसा करो। ऐसा करेगा ना तो हवलदार को निकाल देगा वो पहले दिन, बोलेगा तू भाई तू घर में बैठ। क्यों? क्योंकि संगठन हायरार्की से काम करता है कि जो उच्च स्तर का कर्मचारी है वो निम्न स्तर के कर्मचारी को आदेश देता है और निम्न स्तर का कर्मचारी उसकी बात मानता है। कुछ भी अगर बात बताना है तो डीजीपी यहाँ बताएगा, एसपी डीएसपी को बताएगा, तो एक हायरार्की चलती है संगठन में। ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के आप कुछ भी किसी के पास भी पहुंच गए। ऐसा आप लोग देखे होंगे कुछ वेब सीरीज में कि मान लो कोई निम्न स्तर का कर्मचारी सीधे पहुंच गया हायर ऑफिसर के पास, तो वो बोलता है कि थ्रू द चैनल आओ। कोई भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेके सीधा चल दोगे ना, बोलेगा कि थ्रू द चैनल भेजो भाई, ऐसे मत भेज दो कि आपका मन किया और आप भेज दिए। थ्रू द चैनल भेजो, एक चैनल होता है ना, आप अपने सीनियर को भेजो, वो उसको भेजेगा, फिर वो उसको भेजेगा। हायरार्की। रूल्स एंड प्रोसीजर, कि संगठन नियमों से चलेगा, नियमों से चलेगा, नियम बनने चाहिए, उससे चलेगा संगठन। निष्पक्षता या इम्पार्सनैलिटी, कि निष्पक्षता होनी चाहिए संगठन में। देखो आप लाभ कमाने के लिए आए हो, संगठन में बेहतर काम करने के लिए आए हो, वहाँ पे आप पक्षपात मत करो, वहाँ पे आप भाई भतीजावाद मत करो, वहाँ पे आप निष्पक्ष तरीके से काम करो, मैक्स वेबर बोलते हैं। योग्यता आधारित भर्ती, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, जो ज़्यादा योग्य है उसको सिलेक्शन दो, जो योग्य नहीं है उसको बाहर करो, क्योंकि संगठन में आपको लाभ कमाना है ना, संगठन में आपको फायदा चाहिए। तो अयोग्य व्यक्ति को आप भर्ती कर लोगे, क्या फायदा होगा संगठन का? बर्बाद हो जाएगा संगठन। तो योग्यता आधारित भर्ती होनी चाहिए। तो ये तो बातें हो गई मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर तो उतना नहीं है, मैक्स वेबर से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जिससे क्वेश्चन आने की सबसे संभावना होती है वो है ये आदमी, टेलर साहब। FW टेलर, फेडरिक विल्सन टेलर नाम है इनका। और ये ना एक नई क्रांति ले आए, मतलब जो आप एक चार्ली चैपलिन की एक ना साइलेंट मूवी है, उसमें चार्ली चैपलिन दिखाता है कि किस तरह से एक कंपनी में काम होता है। तो वो बहुत मज़ेदार मूवी है। उसमें वैसे तो वो इन्हीं के सिद्धांतों को कटाक्ष कर रही थी वो मूवी, ये टेलर के कॉन्सेप्ट को ही। तो टेलर का कॉन्सेप्ट है क्या, तो पहले इसको समझते हैं। टेलर बोलते हैं, इनका कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, इनके सिद्धांत को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब इसको लिख लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे लिख के नहीं लाए हम,
मतलब भूल गया। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। टेलर बोलते हैं कि हम ना संगठन कैसे काम करेगा उसके लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत बना देते हैं और उसी सिद्धांत से संगठन चलेगा। तो टेलर बोलते हैं कि हम कार्य करने का सबसे कुशल तरीका खोजेंगे, वन बेस्ट वे खोजेंगे। कैसे खोजोगे आप? तो टेलर बोला कि चलो एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक तरीका निकालते हैं। अरे यार क्या खुल गया। हम्म तो टेलर बोलते हैं कि एक काम करो, आप दो चीज़ों का अध्ययन करो। पहला अध्ययन तो करो, चलो इनके ऊपर ही, यहाँ पे हम थोड़ा वाइट टाइप का कलर हो जाए कोई तो, हाँ। तो पहली बात वो बोलते हैं कि, दिख रहा है ना? तो पहली बात वो बोलते हैं कि समय अध्ययन करो। समय अध्ययन क्या होता है भाई? तो वो बोले कि समय अध्ययन मतलब ये होता है कि भाई आप ये मान लो कि एक काम करने में कितना समय लगता है, निकाल लो। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि एक कंपनी है, वहाँ पे कपड़े बनते हैं, ठीक है, कपड़े बनते हैं। अब आप समय निकाल लो कि भाई एक कर्मचारी को एक कपड़े बनाने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए आप निकाल लिए कि उसको लगेगा 20 मिनट, ठीक है। अब आप एवरेज निकाल लो कि भाई 20 मिनट लग रहा है। अब आप एवरेज निकाल लो कि एक कर्मचारी दिन में कितना घंटा काम करता है। तो आपको पता चला कि वो 8 घंटा काम करता है। तो 8 घंटे में काम करेगा तो उस हिसाब से कितने कपड़े बन जाएंगे? तो उस हिसाब से बन जाएंगे 24 कपड़े एक कर्मचारी एक दिन में बना सकता है ना। मेरी मैथ्स उतनी भी ठीक नहीं है, लेकिन 24 बना सकता है। अब 24 कपड़े वो दिन में बना सकता है, ये आपको एवरेज निकल गया ठीक है। तो समय अध्ययन आप कर लिए। अब आप बोलोगे कि भाई एक काम करो, जो 24 या 24 से ज़्यादा कपड़े रोज बनाएगा उसको आप क्या करो, 24 ही कपड़े बनाएगा तो जितनी सैलरी उतनी ही दो। 24 से ज़्यादा कपड़ा बना रहा है तो उसको क्या देना चाहिए? भाई वो तो अच्छा काम कर रहा ना, तो उसको बोनस दो, उसको बोनस दो, एक्स्ट्रा पैसे दो उसको, उसको क्या प्रमोशन दो, ठीक है, बोनस दो, प्रमोशन दो, उसको लाभ दो। अगर कोई कर्मचारी कम कपड़े बना रहा तो उसका पैसा काटो, उसको उसको डांटो, उसको दबकाओ, पैसा काटो, ये सब करो। तो क्या है, समय अध्ययन होना चाहिए कि कितना समय लगता है, गति अध्ययन होना चाहिए कि कितनी गति से आप काम कर सकते हो। तो ये टेलर का सिद्धांत है ना, इसमें वैज्ञानिक तरीके से घुसा रहा है ना ये सिद्धांतों को। ये बोलता है समय, टाइम एंड मोशन स्टडी करना चाहिए। और इस तरह से वो बोला कि मशीन है कर्मचारी, कर्मचारी नहीं है, मशीन है, उनसे काम कराओ मशीन जैसे, उनके इमोशन को मत देखो, उनको मशीन की तरह काम कराओ उनसे। इमोशन इमोशन भाड़ में जाए, घर में अपने इमोशन को रखो, यहाँ आओ तो कर्मचारी बन के आओ, अच्छे से काम करो। तो ये जो सिद्धांत थे वो टेलर के थे। और टेलर का मानना था कि इन सिद्धांतों का अगर पालन किया जाएगा, कंपनी में काम को सही से बांटा जाएगा, टाइम और गति अध्ययन किया जाएगा, तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ा भी, बिल्कुल उस समय उत्पादन बढ़ा और टेलर का सिद्धांत बहुत ज़्यादा सफल दिखने लगा। लेकिन कुछ इसकी कमियां थी, जो कमियां आप भी सोच पा रहे हो। पहली बात कि मानवीय संबंधों की उपेक्षा की गई थी। भाई क्या आप कर्मचारी को मशीन समझ रहे हो, रोबोट समझ रहे हो कि वो काम करने आएगा और काम करके घर चल देगा? उसके कोई इमोशन नहीं है। हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है कि वो कुछ बीमार हो सकता है कि वो आ, मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार हो, और आप उससे काम कराए जा रहे हो। कितने दिन आप उससे काम कराओगे? तो एक नीरसता आ जाती थी कर्मचारियों में, लचीलेपन का भाव था। भाई हो सकता है कि एक दिन कर्मचारी का मूड बहुत अच्छा है तो वो 24 की जगह 30 कपड़े बना दे, और एक दिन वो उतना अच्छे से नहीं कम कर पाया, थोड़ा वीकनेस है, तो वो 20 ही कपड़े बनाए। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप इसमें कैसे कर सकते हो कि एक निश्चित कर देना कितनी बनेगा? आप कैसे एक मानक तय कर सकते हो? लचीलापन तो है ही नहीं इसमें। तो ये टेलर का कॉन्सेप्ट था जिसमें कमियां भी थी, है ना। तो अब आ जाते हैं हम नव शास्त्रीय उपागम, नियो क्लासिकल अप्रोच में। टेलर के सिद्धांतों को खंडित किया ये, है ना, टेलर के सिद्धांतों के खिलाफ आया। और इसमें बोलते हैं ह्यूमन रिलेशंस पर जोर दिया। ये बोला कि भाई संगठन में कौन काम करता है? मनुष्य काम करता है, और मनुष्य के संबंधों पर जोर दो। अब आप लोग कुछ कुछ कंपनियों को देखोगे, वहाँ की ऑफिस को आप गूगल करिएगा, मतलब यूट्यूब में उन ऑफिसेस को देखोगे तो आपको न्यू क्लासिकल अप्रोच दिखाई देगी। कैसे? मानवीय पहलुओं पर जोर दिया जाता है। उन ऑफिस में क्या होता है पता है? उन ऑफिस में बच्चों के लिए प्ले एरिया होता है कि आप अपने बच्चों को ला सकते हो, वहाँ वो खेलते रहेंगे दिन भर। क्योंकि मान लो किसी
के दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, पति पत्नी काम कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उनको भी ले आओ। यहाँ पे आया रहती हैं कुछ कंपनियों में, जो जिनको काम ही रहता है कि सारे अपने बच्चों को ले आते हैं जिनके बच्चे घर में हैं, और वो बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं और उन लोग केयर टेकर लोग देख लेती हैं बच्चों को। मम्मी पापा बढ़िया काम कर रहे हैं बिना टेंशन के। ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस की, मान लो किसी की घर में शादी है, तबीयत खराब है, उनको छुट्टी मिलती है, सीएल मिलती है, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस पे जोर करते हैं। अलग अलग वीकेंड्स में पार्टी होती है जिसमें कोशिश क्या की जाती है कि इनफॉर्मल रिलेशंस बने। तो अनौपचारिक संगठनों पर भी भूमिका होती है कि ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, आप इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बनाओ, पार्टी करो, साथ में बातचीत करो, जोक्स करो। कुछ कॉमेडियंस को बुलाया जाता है कंपनी में, कुछ वहाँ पे स्लीपिंग बैग्स होते हैं कि आप दोपहर में मान लो आप लंच किए तो 10-20 मिनट आप सो जाओ, क्योंकि मनुष्य काम कर रहा ना, ह्यूमन रिलेशंस पर जोर है कि संगठन में मनुष्य काम कर रहा। तो प्रेरणा, ऐसा नहीं है कि पैसा ज़्यादा दोगे तो आदमी काम करेगा, उसको मोटिवेशन दो। लीडरशिप पर महत्व दिया गया। तो ये न्यो क्लासिकल थ्योरी थी जो थोड़ा टेलर की बातों से आगे बढ़कर बात की। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग एकदम समझ पा रहे होगे, क्योंकि एकदम इजी वे में लाया हूँ मैं, कोई भी कठिन कॉन्सेप्ट मैं लाया ही नहीं हूँ। क्योंकि क्या ज़रूरत है जबरन कठिन करने का काम, कठिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना सरल हो और नंबर पूरा आना चाहिए, नंबर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन जबरन कठिन नहीं करना है चीज़ों को। नियो क्लासिकल थ्योरी को एक नई दिशा देने वाला है मेयो। अब आप लोग मेयो से आप लोग के मुंह में पानी आ जा रहा होगा मेयोनीज याद आ रही होगी, मोमोज खाने चल दोगे वीडियो देखने के बाद आप लोग लेकिन मेयोनीज से याद कर लो, मेयो से। ये जो हार्थोन प्रयोग करते हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो के बारे में थोड़ा बताता हूँ। एल्टन मेयो को लगा कि यार संगठन में किस तरह से चलता है, उसके लिए एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, हार्थोन नाम की जगह थी यूएस में ही। वहाँ इन्होंने अध्ययन किया, लगभग ये इनका अध्ययन चलता है 9 साल, 9 से 10 साल इन्होंने रिसर्च की वहाँ पे। अलग अलग रिसर्च की, 4 प्रकार की रिसर्च बेसिकली इन्होंने की थी। एक रिसर्च थी इसमें महान प्रकाश प्रयोग जिसको बोलते हैं, जिसमें ना कमरे की जो लाइट है, आप कहीं जहाँ काम कर रहे हो वहाँ का वाइब कैसी है। मान लो एकदम डिम लाइट है, एकदम निगेटिव वाइब है वहाँ की, तो कर्मचारी कितना अच्छे से काम करेगा। मान लो बहुत अच्छी लाइट है, जैसे हमारे स्टूडियो की है, बहुत बहुत अच्छे से काम हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों के बीच अच्छा संबंध है, तो कैसे काम करेगा, है ना। तो महान प्रकाश प्रयोग जिसको बोलते हैं, ये किया उन्होंने। तो उन्होंने इसका रिसर्च का ये परिणाम आया कि हाँ, वाइब अच्छी होगी, प्रकाश अच्छा होगा, तो कर्मचारी का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो उन्होंने इस तरह के कई प्रयोग किए। ठीक है, और इन प्रयोगों के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कर्मचारी सामाजिक प्राणी होता है, मशीन नहीं होता भाई। निष्कर्ष ये निकला है उनका कि कर्मचारी क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है, वो अलग अलग सामाजिक समूहों से आता है, अपने अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है। आप उसको मशीन की तरह काम कराओगे तो वो काम सही से नहीं कर पाएगा, या फिर मानसिक रूप से वो डिप्रेशन में चल देगा। ऐसा कई कंपनियों में देखने को मिलता भी है, अभी भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हार्थोन प्रयोग हुआ तो सुधर गई चीज़ें, मिलता है देखने को। तो कर्मचारी सामाजिक प्राणी है, मशीन नहीं है। अनौपचारिक समूह उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अनौपचारिक समूह कैसे प्रभावित करते हैं? मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इधर पे, कि मान लीजिए कि एक ग्रुप बनाया गया, एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट है, जिसमें जो क्या है कि जो डिपार्टमेंट में जो सीईओ बना, और सीईओ के नीचे कई लोग काम करते हैं। मान लो 10 लोग काम करते हैं, 1 2 3 4 5। इन 10 लोगों में क्या है कि इन 10 लोगों में 3 लोग जो है वो सीईओ की ही कास्ट के हैं, या फिर रिलीजन के, या फिर हो सकता है कि वो उसके रीजन के हों, मतलब एक क्षेत्र के हों। 2 लोग जो है वो उसके कास्ट के नहीं हैं, और ऐसी कास्ट के हैं जहाँ पे जिससे ये सीईओ है जो नफरत करता है, पसंद नहीं करता उस कास्ट को। ऐसे एक आध होगा जो उसके रिलीजन का नहीं होगा और उस रिलीजन से वो नफरत करता होगा, है ना। हो सकता है कि वो सीईओ जो है वो पुरुष हो और उसमें महिला काम कर रही कोई, और सीईओ पसंद नहीं करता उससे, या फिर उसको अट्रैक्शन हो उससे। तो क्या होगा कि इस वजह से इन कर्मचारियों में आपस में नहीं बनेगी पहले तो, क्योंकि ये इसके चाटुकार होंगे, उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे, और इन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा ग्रुप्स में। अगली बात, ये कुछ अच्छा आइडिया लेके जाएंगे तो सीईओ उसको नहीं सुनेगा, ये कुछ फालतू सा आइडिया भी ले जाएंगे तो उसकी बात मान लेगा। इससे क्या होगा भाई, अनौपचारिक जो समूह है ना,
वो उत्पादकता को खराब करते हैं, उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। मशीन नहीं है, इंसान है, मतलब कर्मचारी इंसान है, समझिए इस चीज़ को। तो वो बोलता है कि अनौपचारिक समूहों को प्रभावित करते हैं भाई, और मान्यता और भागीदारी कार्य संतुष्टि बढ़ाती है। अगर आप पार्टिसिपेशन दोगे, सब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दोगे, सही तरीके से दोस्ती रहेगी संगठन में ना, तो उत्पादकता जरूर बढ़ेगी। तो ये चेस्ट एल्टन मेयो के विचार थे। एक दो थिंकर और हैं, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बस ये थोड़ा, हाँ मैं थोड़ा लंबा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगले कॉन्सेप्ट उतने बड़े नहीं है, लेकिन हम अच्छे से समझेंगे उनको भी। चेस्टर बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड की इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव करके वो लिखते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने सहयोगात्मक उपागम दिया। वो बोलते हैं कि सहयोग की व्यवस्था है संगठन में ना, सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ेंगे। आपको ये लगेगा कि मैं सीनियर हूँ, मैं इनके साथ बैठ के खाना ना खाऊं, एक दूसरे के प्रति ईगो होगा, कास्टिज्म होगा, एक दूसरे से बनेगी नहीं ना, तो काम नहीं चलता। संगठन है तो आपको साथ मिलके सहयोग के साथ काम करना पड़ेगा। अगली बात, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम अप, ना कि टॉप डाउन। ये क्या होता है भाई, नया चीज़ बता दी, आप सोच रहे होगे। फिर से आ जाओ भाई हिरार्की में। हिरार्की में क्या होता है कि अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, ऐसा बोले थे मैक्स वेबर, कि जो सीनियर है वो जूनियर को कमांड देगा और जूनियर उसको मानेगा। चेस्टर बर्नार्ड बोले कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अथॉरिटी कम्स फ्रॉम बॉटम अप। जो जूनियर्स हैं, ठीक है, उनको भी महत्व देना चाहिए। निम्न स्तर के कर्मचारियों की भी बात संगठन में सुनी जानी चाहिए। मान लो निम्न स्तर का कर्मचारी, उसके पास कोई आइडिया है, मान लीजिए वो कुछ बताना चाह रहा है लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है, तो उसकी बात भी आप सुनो, ठीक है। लेकिन कमियां क्या हुई इन सिद्धांतों में कि संगठनात्मक पहलुओं की, जो जो संगठनात्मक पहलू हम शुरू में बात किए कि संगठन को चलाने के लिए जो कुछ बेसिक रूल चाहिए, उनकी थोड़ा सा उपेक्षा की जा रही थी, ज़्यादा ही इन लोग महत्व दे रहे थे संबंधों को। तो संबंधों को महत्व देना एक बात सही है, लेकिन अगर आप उसी में डूब जाओगे पूरी तरह से ना, तो संगठन उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो संगठन की में संबंधों को महत्व दो, लेकिन केवल संबंधों से संगठन मत चलाओ, ठीक है। तो ये तो इसमें कमी थी। सिस्टम थ्योरी के पे कल बात किए थे, कल की क्लास में हम बात किए थे, और सिस्टम थ्योरी बोलती थी कि सिस्टम की तरह होता है एक संगठन, कि वहाँ पे इनपुट आता है और उससे आउटपुट निकलता है। मान लो कोई अपना इनपुट लाया, कोई अपना सुझाव लाया, उससे कुछ काम हुआ, ठीक है, और उससे फीडबैक आता है। जो भी मान लीजिए इनपुट आया कि एक कंपनी थी जिसका नाम है एक कंपनी है, ठीक है, जिसका एक एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, जिसका नाम है कुरकुरे, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल सोचना पड़ता है। कुरकुरे है मान लो, अब कुरकुरे है ना, वो क्या था, उसको प्रोडक्शन बढ़ाना था, कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो उसके कुछ कर्मचारियों से बोला गया कि भाई इनपुट दो। तो लोग रिसर्च किए, और रिसर्च के आधार पे उनका इनपुट निकला कि इंडिया के जो लोग हैं ना, उनको ऐसा कोई खाने का प्रोडक्ट चाहिए जो चटपटा हो, बढ़िया सा, और ऐसे सुबह मतलब शाम को जब लोग चाय पीते हैं या फिर जब बाहर घूमने जाते हैं, तब स्नैक के तौर पे खाना चाहते हैं उन लोग, थोड़ा चटपटा हो। और साइज को लेके वो बोले कि साइज कोई निश्चित ना हो, ऐसे ही अटपटी सी साइज हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी सा हो, ऐसा कुछ आया उनका इनपुट। वो बोले कि चलो एक कुरकुरे बनाते हैं जो टेढ़े मेढ़े होंगे, और हम उसका यही स्लोगन ही चलाएंगे कि हर कुरकुरे अलग दिखता है, कोई भी कुरकुरे की साइज एक जैसी नहीं है। तो ये हम लोग एक थीम चलाएंगे। तो लोगों को आमतौर पे अटपटी चीज़ें अच्छी लगती है। आप लोग भी सोशल मीडिया चलाते हो, तो कुछ अटपटे से लोग आते हैं ना, तो हमको अच्छा लग जाता है कि यार उनका कंटेंट चल जाता है। और जो बेचारे साधारण सिंपल सा कंटेंट बनाते हैं, उनका थोड़ा टाइम लगता है ग्रो करने में। हमको भी टाइम लगता लगा है, बताओ। हम लोग साधारण कॉन्सेप्ट बना पढ़ाते हैं। तो इनपुट आया, इससे आउटपुट निकला कि प्रोडक्ट बना भाई। अब मान लीजिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा चला, प्रोडक्ट एकदम हिट हो गया, कुरकुरे हिट हो गया, ठीक है। तो उनको फिर क्या होगा, फीडबैक आएगा जनता का, और फीडबैक में क्या पता चलेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट तो हिट हो गया है, ठीक है, तो आपको और इस तरह के प्रोडक्ट बनाने चाहिए। तो जब फीडबैक आया तो उन्होंने और ऐसे प्रोडक्ट बनाए, अलग अलग फ्लेवर में निकाले। मान लीजिए फीडबैक नेगेटिव भी आ सकता था, प्रोडक्ट नहीं चला, तो लोग कुछ सुधार करते। तो इस तरह से सिस्टम की तरह काम करता है एक संगठन। सिस्टम थ्योरी ये बात बोलती है, ठीक है।
इसको तो हम लोग देख लिए थे, आकस्मिकता सिद्धांत, जिसमें यही कहा गया था कि हर संगठन अपने इन्वायरमेंट में काम करता है, अपने वातावरण में काम करता है, और संगठन को समझना है तो आपको उसके वातावरण को समझना होगा। कल की क्लास में इनमें बात की है हम कि समझना होगा वातावरण को। ठीक है, तो कुछ संगठन की संरचना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्ट्रक्चर भाई? संगठन की संरचना उस ढांचे को कहते हैं जिस ढांचे के अंतर्गत ना जिसके अंतर्गत विभिन्न पदों, कार्यों और दायित्वों का वितरण किया जाता है। एक ढांचा होता है संगठन में जिसमें कार्यों को बांटा जाता है, वितरण किया जाता है। तो संगठन में किस तरह के ढांचे काम रहे होते हैं उनको थोड़ा समझते हैं। एकदम सिंपल वे में लाया हूं मैं। पहला तो है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। इस पे हम बात कर चुके हैं। संगठन में सही से काम होना है, अगर आपको करना है तो कार्य विभाजन करना पड़ेगा, कामों को बांटना पड़ेगा। ठीक है, विभिन्न विभागों की स्थापना करनी होगी और इसमें विशेषज्ञता और दक्षता बढ़ती है। इससे विभाग अलग अलग बना दो, आप काम बांट दो इसमें। अगली बात है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो निम्न स्तर के अधिकारी को, मतलब कर्मचारी को, कार्य को डेलीगेट करें, कार्य उनको दें, काम दें और अथॉरिटी दें, दायित्व दें। ठीक है, तो संगठन चलता है इससे। अगली बात है कोऑर्डिनेशन। इस पे तो कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है कि संगठन तब तक नहीं चलेगा जब तक लोगों में समन्वय नहीं होगा। इसी पे तो हम बात कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए भाई। हायरार्की भी हम देख चुके हैं। अब देखो ये सब चीज़ें आपको इजी लग रही होगी। हायरार्की मतलब कि संगठन में एक निश्चित पदानुक्रम से काम चलता है ना। ऊपर का अधिकारी नीचे वाले को देगा, वो अपने नीचे वाले को देगा आदेश, तो इस तरह से काम चलता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, इस पे भी आप जानते हो लेकिन इसको थोड़ा सा फिर बता दे रहा हूँ। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक अधिकारी, एक कर्मचारी मान लीजिए ए है, तो इसके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके नीचे मान लो एक्स वाई जेड है ना, जे के एल एल लोग, इतने लोग काम कर रहे हैं। तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? मान लो इसके नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 है। तो यह है स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब एक अधिकारी कितने अधीनस्थों को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है, वो कहलाता है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल। इजी है। अब आगे जाते हैं। संगठन के अलग अलग संरचना होती है भाई, ये देख लो। पहला है औपचारिक संरचना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पुलिस हो गई, या फिर न्यायालय में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेसी, या फिर अधिकारी जो होते हैं अलग अलग, ये फॉर्मली काम करते हैं, ये फॉर्मल होते हैं। तो इनके नियम होते हैं कुछ, जैसे ब्यूरोक्रेसी के कुछ नियम है ना, कोर्ट के कुछ नियम है कि इस तरह से आप ड्राफ्टिंग करोगे, इस तरह से आप कोर्ट में कोई भी केस पेश करोगे, लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा। तो एक नियम होते हैं, दस्तावेजों से काम चलता है यहाँ। इनके अधिकार स्पष्ट होते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज के ये अधिकार हैं, हाई कोर्ट के जज के ये अधिकार हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी में। आप लोग ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे। अगला होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे काम करता है भाई? व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। अब ये कहाँ पे? मान लीजिए आप लोग एक स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में पढ़ा रहे हो मतलब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहे हो, या फिर आप एक कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहे हो। लेकिन वहाँ पढ़ाते पढ़ाते आपकी बाकी टीचर से, मतलब वहाँ के 2-4 टीचरों से दोस्ती हो गई और आप बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो हाँ, आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, बट आप इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी आपके साथ है कि आप कार्यस्थल में आप मित्रता भी हो गई आपकी। तो कार्यस्थल में जो मित्रता होती है ना, वो इनफॉर्मल कहलाती है। अगली बात है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है कि अलग अलग विभाग बांट दिए जाते हैं। जैसे एक कंपनी होती है, उसमें एचआर विभाग होता है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो एक ही अथॉरिटी में कई सारे विभाग होते हैं, इनको फंक्शनल अथॉरिटी बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। प्रोडक्शन बेस्ड, तो प्रोडक्शन बेस्ड मतलब है कि एक कंपनी में कई सारे प्रोडक्शन होते हैं। मान लो कोई कंपनी है, मान लो टाटा है। अब टाटा में कई सारी चीज़ें बनती हैं। टाटा क्या करता है भाई? टाटा कार भी बनाता है, ठीक है, टाटा नमक भी बनाता है और कई सारी चीज़ें बनाता है। तो ऐसी प्रोडक्शन बेस्ड कई सारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आईटी डिवीज़न जो आईटी का काम देखेगी, टेक्सटाइल डिवीज़न
जो कपड़े वपड़े का काम देखेगी। तो अलग अलग संगठन होते हैं। इसी की तरह जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। लाइक आप देखोगे कि एसबीआई, अब एसबीआई है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। साउथ के लिए अलग ब्रांच है, साउथ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए अलग ब्रांच होगी, है ना। उनका ब्रांच ऑफिस होगा, जो हेड ब्रांच ऑफिस होगा, सारे वहाँ पे होती होंगी चीज़ें। तो इस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इन सब के लिए अलग अलग शाखाएं अगर कोई कंपनी बना रही है तो वो जियोग्राफिकल बेस पे बना रही है। ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए कुछ बन रहा है भाई। ठीक है, तो ये तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट पे। तो आप लोग अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़े और आप लोग को थोड़ा दिमाग आप लोग का ठंडा हो रहा है, तो आप लोग पॉज करके पानी वानी पी के आया करिए, चाय वाय पी लीजिए। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखिए। 3 कॉन्सेप्ट मिनिमम मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की क्लास में भी 3 कॉन्सेप्ट लाया हूँ। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो जो था सबसे पहले करा दिया। अब ये छोटे छोटे हैं, उतने भी छोटे नहीं लेकिन छोटे छोटे हैं। पहला है लीडरशिप थ्योरी। भाई ये थ्योरी जो है ना, 2 थ्योरी है, एक है मोटिवेशन थ्योरी और एक है लीडरशिप थ्योरी। मोटिवेशन थ्योरी शायद अगली क्लास में पढ़ाऊँ मैं। ये दोनों थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लीडरशिप डेवलप करें अपनी, या किस तरह से मोटिवेशन दिया जाता है कर्मचारियों को। बहुत मज़ेदार थ्योरीज हैं, कई सारे थिंकर इसमें हैं। लीडरशिप थ्योरी क्या है, इसको समझोगे तो नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दूसरे को प्रेरित करता है और उसका मार्गदर्शन करता है। एक लीडर जो होता है ना, लीडर का काम होता है संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना। एक लीडर था, जो हम लोग एक सुशांत सिंह राजपूत का एक ऐड आता था, जिस कुछ सोनाटा का या किसी चीज़ का। तो उस ऐड में वो जाता है तो कई सारे लोग रहते हैं वहाँ पे जो काम करना चाहते हैं। तो उसका एक स्टार्टअप रहता है जिसमें पैसा ऐसा नहीं रहता उसके पास। तो सब लोग जब वो जाते रहता है तो उसको एक ऐड है, उसमें बोलते हैं कि तेरा तेरा आइडिया कौन ही सुनेगा या तेरे साथ कौन ही काम करेगा। तो वो वहाँ जाता है और खड़े होकर बोलता है कि देखो पैसा तो नहीं है अभी भाई मेरे पास, लेकिन देखो आइडिया बहुत तगड़ा है, और आगे बढ़ेंगे तो साथ में बढ़ेंगे और डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे, लेकिन यार आगे बढ़ने में मज़ा बहुत आएगा, ऐसा वो बोलता है। और सारे लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह वाह वाह, चलो चलो। ऐसी एक पद्मावत मूवी देखोगे तो उसमें जब वो अलाउद्दीन खिलजी, जो रणवीर सिंह है, वो हारता रहता है और उसके कर्मचारी हारता, मतलब वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसका सेनापति आके बोलता है कि कर्मचारी वापस जाना चाहते हैं। तो वो तो नहीं चाहता एज अ लीडर कि वापस जाएं, वो तो चाहता है कि वो जीते, पद्मावती को कब्जे में ले, है ना, रानी बनाए अपनी। तो वो बाहर आता है और फिर बोलता है कि हम खिलजियों ने एक ख्वाब देखा था पूरी दुनिया जीतने का। और फिर वो ऐसे करके इमोशनल एक स्टेटमेंट देता है और फिर एक झंडा रखे रहता है और बड़ा सा उसको छोड़ देता है। और तो उन लोग दौड़ के आते हैं और उस झंडे को पकड़ते हैं और एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, और इसमें के बाद उन लोग भागने का ख्याल छोड़ देते हैं। तो लीडर का क्या काम है? लीडर का काम है भाई कि आपको प्रेरित करना, आपको मार्गदर्शन देना, जिससे आप सही दिशा में कंपनी की या फिर जो संगठन को सही दिशा में ले जा सकें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लीडरशिप थ्योरी, इसको अलग अलग थिंकर दिए। वैसे तो कुछ थिंकर मैं यहाँ पे बताऊँ, वैसे ये उतने इम्पोर्टेंट थिंकर नहीं है, लेकिन देख लीजिए। जॉर्ज आर टैरी बोलते हैं कि प्रभाव द्वारा लोगों को प्रभावित करना। अब इनकी बात तो बहुत अ, छोटी सी बात की है ये, प्रभाव, कि लीडर अगर प्रभाव डालेगा कर्मचारियों पे तो वो उससे प्रभावित होंगे। मतलब कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए लीडर की, कि लोग प्रभावित हो जाएं उसको देख के। ऑर्डवे टीड जो है वो बोलते हैं गुणों का संयोग जो दूसरों को काम कराए, मतलब कि वो गुणवान होना चाहिए। चेस्टर बर्नार्ड होते हैं कि 3 कारक होते हैं। चेस्टर बर्नार्ड बोले नेता, अनुयायी और परिस्थिति। कि नेता होता है लीडर, अनुयायी मतलब उसके नीचे काम करने वाले लोग, और परिस्थिति की वो किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेतृत्व की विशेषताएं पहले देखते हैं भाई, सिंपल सिंपल विशेषताएं, लेकिन आप लोग को पहले से पता भी होगा। अनुयायियों की उपस्थिति,
बिना अनुयायी नेतृत्व संभव नहीं। भाई जब आपके नीचे एक कर्मचारी ही नहीं है काम करने वाले, तो आप किसको लीडर, किसके लीडर बनोगे? मतलब आप कंपनी में अकेले काम कर रहे हो, आप लीडर भी बन जाओगे? ये क्या मजाक है ना। मतलब अनुयायी तो होने चाहिए ना, काम करने वाले होने चाहिए। तो अनुयायी होने चाहिए। सामान्य उद्देश्य पर बल, साझा लक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए आप 6 दोस्त हो, और आप लोग साथ मिलके काम कर रहे हो। आपका एक गोल है कि आपको एक शॉर्ट मूवी बनानी है, ठीक है। तो आपका अगर साझा उद्देश्य है, तब तो आप अपना एक लीडर बना लोगे, किसी XYZ को, राहुल नाम के लड़के को। लेकिन सबका अलग अलग उद्देश्य है। मान लो कोई शॉर्ट मूवी बनाना चाहता है, कोई स्विमर बनना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है ना, कोई टीचर बनना चाहता है, अभी शिक्षक भर्ती आ रही है। तो जब सबके अलग अलग उद्देश्य हैं, तो क्या ही कोई लीडर बनेगा ना उनका। तो उनका कोई लीडर तब बनेगा जब समान उद्देश्य हो। प्रभाव का दो तरफा प्रवाह, मतलब कि नेता अनुयायी को और अनुयायी नेता को प्रभावित करता है। प्रभाव दोनों एक दूसरे पे डालते हैं, नेता और अनुयायी। तो अनुयायी नेता को और नेता अनुयायी को, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिस्थिति जन्य प्रकृति, नेतृत्व जो है ना, लीडरशिप स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, तो ये तो बहुत इजी है ना, कि जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही, फ्लुएंटली चल रही, तो नेता क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा वो प्यार से रहेगा, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, सबको प्यार से, छुट्टी किसी को चाहिए ले लो भाई जाओ, तुम्हारी कंपनी है कोई बात नहीं, ऐसा बोलेगा। चीज़ें मान लो कोई इमरजेंसी कंडीशन है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर तो वो सबकी खटिया खड़ी कर देगा, रात रात को तक काम कराएगा, बोलेगा भाई मेरे को चाहिए काम। तो क्या है, परिस्थिति जन्य प्रकृति है, परिस्थिति जैसी होगी नेता वैसा काम करेगा। निरंतर गतिशीलता, तो जो लीडरशिप है वो निरंतर चलने वाली प्रकृति है। एक दिन का काम नहीं है कि आज के लिए लीडर लीडर बन गए तुम, एक दिन के तुम CM बन गए। अनिल कपूर नहीं है यहाँ पे बनना है, यहाँ पे ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लीडरशिप हमेशा होनी चाहिए, तभी कंपनी ग्रो करेगी, तभी संगठन आगे बढ़ेगा। ये देखो, मैं कंपनी कंपनी बोल रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि केवल ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात हो रही है, क्योंकि हमने शुरू की क्लास में पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ा, तो हम ये जाने कि कई चीज़ों में समानता है दोनों में, ठीक है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सरकारी संगठन, इनमें बहुत मामलों में समानता देखने को मिलती है। तो दोनों में ये चीज़ें चलती हैं, दोनों में ये चीज़ें एप्लीकेबल है ना। अब हम कुछ थिंकर से देख लेते हैं, नेतृत्व के कार्य क्या होंगे। तो ये एक महिला थी, मेरी पार्कट फोलेट, इनकी बुक है एक, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। क्रिएटिव एक्सपीरियंस में ये बोलती हैं कि नेतृत्व के कार्य क्या हैं, उद्देश्यों को निर्धारित करना, समन्वय लाना और पूर्वानुमान लगाना। 3 कार्य हैं लीडर के। अब क्या बोल दिए आप, हम समझे नहीं, आप सोच रहे होगे, नहीं समझ तो गए होगे। उद्देश्य का निर्धारण करना, हम लोग पहले के एग्जाम्पल में भी देखे कि कंपनी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, उद्देश्य निर्धारित कौन करता है, नीचे का कर्मचारी? बिल्कुल नहीं, CEO जो है कंपनी का, या मालिक जो है, जो हायर अथॉरिटी है, वो उद्देश्य निर्धारित करते हैं। कि मान लो कोई कंपनी है बोट नाम से, वो उद्देश्य निर्धारित करेगी कि भाई हमारा उद्देश्य है कि हमको हेडफोन मार्केट में मोनोपोली अपनी लानी है, हमारे सिवा कोई भी कंपनी ना हो वो हेडफोन बनाती हो जो, मतलब इतना अच्छा, तो हमको पूरा मार्केट कैप्चर करना है। लाइक कोई एक अथॉरिटी है जो PWD डिपार्टमेंट है, और उसका उद्देश्य है कि भाई हमको क्या करना है, पूरे गड्ढे भर देने हैं शहर के। तो उद्देश्य निर्धारण करने का काम कौन करता है? लीडर करता है। PWD का जो भी हेड होगा वो करेगा। समन्वय, कि लोगों में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, जो भी वहाँ काम करने वाले हैं उनमें समन्वय करेगा वो लीडर। और अगली बात, पूर्वानुमान लगाना, कि ये काम है लीडर का। पूर्वानुमान जैसे किसान मतलब बादल देख के बता देता है ना कि बारिश होने वाली है, वैसे लीडर, एक अच्छा लीडर ना मार्केट देख के बता देता है कि भाई मंदी आने वाली है, या फिर भाई अभी इस चीज़ की मांग बहुत बढ़ने वाली है, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाओ। तो ये 3 काम है लीडर के, ठीक है। ये बोलती थी MP फोलेट। अगले विचारक एक हुए चेस्टर बर्नार्ड, ये इनकी बातों को और आगे बढ़ा दिए। चेस्टर बर्नार्ड बोले कि उद्देश्य निर्धारित करना तो काम है ही, इस पे कोई दो राय नहीं है। अगली एक काम है, वो बोले कि साधनों का उपयोग करना। आपके पास अलग अलग साधन है, क्या क्या साधन है? जैसे आपके पास मानव संसाधन है,
ह्यूमन रिसोर्स है ना, अलग अलग काम कर रहे हैं समझदार समझदार लोग। आपके पास इकोनॉमिकल है, आपके पास सोशल है, ठीक है। तो वो बोले कि अलग अलग आपके पास संसाधन है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका सही तरीके से उपयोग किस तरह से किया जाए कंपनी के लिए। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है आपके पास अलग अलग मशीनें हैं, उनका यूज़ कैसे करना है ये कौन निर्धारित करेगा? लीडर। कार्यवाही पर नियंत्रण की कंपनी में काम किस तरह से हो, संगठन में काम किस तरह से हो, ये काम करता है लीडर। और सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन देने का काम। मैंने पहली क्लास में बोला था ना कि अगर नेपोलियन बोलता था ये कि अगर कोई सेना हो और जिसमें शेर लड़ रहे हो और उनका लीडर 100 शेर हो और उनका लीडर एक कुत्ता हो, तो पूरे 100 शेर हैं वो कुत्ते की तरह लड़ेंगे। और अगर लीडर एक शेर हो और उसमें लड़ने वाले 100 कुत्ते हों, तो वो 100 कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है लीडर। तो वही है कि लीडर होता है वो मोटिवेशन देता है। ये बात बोलते थे चेस्टर बर्नार्ड। अब अलग अलग प्रकार की लीडरशिप होती है। मेरी पारकट फोलेट बोली कि अलग अलग लीडरशिप की शैलियाँ होती हैं। ये फोलेट से ना बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें की हैं इन्होंने, तो कभी समय मिला तो मैं, या फिर अगर ये चीज़ें रिलेवेंट हुई तो मैं उनकी बातें बताऊंगा जो उन्होंने अपनी बुक में बोली हैं। बिना रिलेवेंट हुए मैं जबरन का नहीं बताना चाहता। 3 प्रकार के नेतृत्व होते हैं वो बोली। पहला है पद से उपजा नेतृत्व। पद से उपजा नेतृत्व क्या होता है भाई? ये औपचारिक होता है और अधिकार पर आधारित होता है। मान लीजिए आप लोग अभी एग्ज़ाम निकाले और आप लोग क्या बन गए? डिप्टी कलेक्टर बन गए, डीसी। तो आप डीसी बन गए, तो आपका जो लीडरशिप है, आप क्या है भाई? वो पद से उपजा है। आपको पद मिला डिप्टी कलेक्टर का, भले ही आपके में लीडरशिप क्वालिटी ना हो, लेकिन आप लीडर हो गए, ठीक है। आपको आपकी बात मानेंगे नीचे के लोग। दूसरा होता है व्यक्तित्व पर उपजा नेतृत्व। व्यक्तित्व पर उपजा नेतृत्व का मतलब होता है कि नेता बहुत गुणवान है। मान लीजिए ये तब आता है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ आप लोग देखे होंगे, कुछ लोगों में नेचुरली लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप लोग जब कॉलेज में रहे होगे तो फ्रेशर या फेयरवेल कराए होगे, तो उसमें आप देखे होगे कि क्लास के कुछ लोग जो रहते हैं, एक आध कोई एक दो लोग होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। वही आप लोग से पैसे लेंगे, फिर जाके होटल होटल बुक करेंगे, खाना क्या होगा, डीजे बजेगा कि नहीं, सारा चीज़ वही देखते हैं, ठीक है। तो वो नेचुरल लीडरशिप होती है भाई। उनको उनको कोई बताया नहीं है कि तुम ही ये काम करोगे, उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। लाइक इंदिरा गांधी हो गई, मोदी जी हो गए, इनमें नेचुरल लीडरशिप है। इनमें लोग इनकी बात मान लेते हैं, इनकी पार्टी के लोग, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये आदमी नेचुरल लीडर बनने के लिए पैदा हुआ था। तीसरा नेतृत्व होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्य से उपजा नेतृत्व। कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये लीडरशिप करने वाले गांधी जी जैसे लोग होते हैं। गांधी जी भारत आए, छोटे से थे, हाइट के छोटे, है ना, कमज़ोर से, और एक धोती पहन के घूम रहे थे। लोगों को, चर्चिल को और बाकी लोग तो उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। लोगों को लगा यार क्या लीडर बनेगा ये, लेकिन गांधी जी अपने कार्य से लीडर बने। वो गए गांव और चंपारण गए और वहाँ पे वो जो भी तिनखटिया व्यवस्था थी उसके खिलाफ लड़े, उसके बाद खेड़ा विद्रोह किए, फिर असहयोग आंदोलन किए। तो लोगों को लगा भाई ये आदमी ना थकता है और लगातार काम कर रहा है, इतना वर्क करता है, इतना दिमाग है इसके पास, तो लोग खुद उसको अपना लीडर बना लेते हैं। तो एक लीडरशिप होती है पद से, जो आप लोग बनोगे अभी डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनोगे, लेकिन हर कलेक्टर की एक जैसी इज्जत तो होती नहीं है। तो कुछ लोगों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है तो उनको और इज्जत मिलती है, लेकिन केवल व्यक्तित्व अच्छा है, आप बहुत हम्बल हो, आप बहुत अच्छे से बात करते हो लोगों से, या आप इंस्टाग्राम में वो एंट्री का वीडियो डालते हो बनवा के किसी से, इससे कुछ दिन चलेगा। अल्टीमेटली काम किससे होगा? कार्य से उपजा नेतृत्व से। तो 3 प्रकार के नेतृत्व होते हैं, ये बताइए। कार्य से उपजा नेतृत्व सबसे अच्छा होता है, ठीक है। क्रिस ऑर्गरिस करके एक थिंकर हुए, ये क्रिस ऑर्गरिस, हम मोटिवेशन थ्योरी पढ़ेंगे अभी कल की क्लास में, उसमें भी इनका नाम आएगा। क्रिस ऑर्गरिस बोले 3 प्रकार का नेतृत्व होता है, डायरेक्टिव, परमिसिव और पार्टिसिपेटिव। डायरेक्टिव मतलब होता है कि डायरेक्शन देना, निरंकुश प्रकार का होता है ये, और कर्मचारी भय से, डर से काम करते हैं।
जो डायरेक्टिव प्रकार के लोग होते हैं ना, थोड़े से निर्देशात्मक लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि शाम तक ये काम हो जाना चाहिए बेटा, अपने कर्मचारियों से, नहीं हुआ तो जाने नहीं दूंगा घर। लोग डर से, तेरे को निकाल दूंगा नौकरी से अगर शाम तक नहीं हुआ तो, वो डरा के काम कराते हैं। और लोग करते भी हैं डर से, क्योंकि बेरोजगारी जो इतनी है। तो एक तो नेतृत्व की शैली हुई डायरेक्टिव। दूसरी होती है परमिसिव। मतलब परमिसिव मतलब होता है कि दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन नेतृत्व का विकास नहीं करते उनका। दूसरों की भावनाओं को सुनते हैं, हाँ भाई तेरी तबीयत खराब है ना, कर्मचारी से बोले ठीक है तू चाय पी लेना भाई, ठीक है तू चाय पी लेना, ठीक है तू थोड़ा आधा घंटा लेट आ जाना। तो ऐसे जो लीडर होते हैं ना, वो थोड़ा सा इमोशन को समझते हैं दूसरों के, लेकिन ना वो उनको लीडरशिप क्वालिटी उनकी डेवलप नहीं करते। मतलब आप तो लीडर हो, लेकिन आपका दायित्व है कि आप दूसरे की भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो, लेकिन इन लोग वो करते नहीं है, परमिसिव प्रकार के। तीसरा होता है पार्टिसिपेटिव। ये जो होते हैं ना, ये दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं, और ना सहभागिता पर बल देते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। ये बोलते हैं कि कोई भी आइडिया अगर किसी कर्मचारी के दिमाग में आ रहा है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, तो निसंदेह मतलब कि बिना संकोच के मेरे पास आ जाओ और मेरे से चर्चा करो। तो ये ना, तो वो कोई मान लो किसी लोअर क्लर्क के दिमाग में कोई आइडिया आया कि यार ऐसा करना चाहिए, तो वो खुले रूप से आएगा, इस लीडर से मिलेगा, उसको बात करेगा। अगर वो आइडिया बहुत अच्छा है तो लीडर उसकी बात मानेगा। तो जब उसकी बात मानेगा तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ संगठन में मेरा सम्मान होता है, और उसकी लीडरशिप क्वालिटी बेहतर होगी, वो और अच्छे से काम करेगा, और शायद वो लोअर क्लर्क से क्लर्क बने और वो आगे बढ़ जाए। तो क्या है भाई, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कौन करता है? पार्टिसिपेटिव। तो तीन प्रकार के लीडर होते हैं, क्रिस और ग्रेस बोलते थे। ठीक है, नेतृत्व के कुछ सिद्धांत हैं। अब ये सिद्धांत तो बहुत इजी हैं, बहुत एक बार बस देखना है। एक है लक्षणवादी सिद्धांत, ये बहुत इजी है। इसमें इस सिद्धांत को मानने वाले ये बोलते हैं कि नेता पैदा नहीं हो, मतलब सॉरी नेता बनाया नहीं जाता, नेता पैदा होता है। तो नेता पैदा होता है, बनाए नहीं जाते। मतलब कि जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो लीडर पैदा होता है, वो बचपन से लीडरशिप क्वालिटी होती है उसमें। मतलब कि ग्रेट मैन थ्योरी, कि महान लोग बचपन से महान होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कालिदास टाइप के लोग 1-8% होते हैं, बाकी लोग बचपन से महान होते हैं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो महात्मा गांधी हो गए, नेहरू हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन भाई सीमाएं भी हैं इसकी। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बचपन से ही गुणवान हो और वो लीडर बने। कुछ लोगों को ऐसी परिस्थितियां मिल जाती है बाद के दिनों में, या फिर मान लो कुछ मोटिवेशन मिल गया, या अलग कुछ और कारण, जिससे वो बाद में लीडरशिप क्वालिटी उनकी डेवलप हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बचपन से लीडर हो। हिटलर जैसे लोग, बचपन से लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी ना थी उनमें, लेकिन बाद में वो डेवलप किए। तो ये सही नहीं है पूरी तरह से ये सिद्धांत, लेकिन इसको मानने वाले कई लोग हैं, जैसे चेस्टर बर्नार्ड हैं, आर्डवे टीड हैं, जॉर्ज टेरी है। तो इन लोग बोलते हैं कि नेता पैदा होता है। ठीक है, तो वैसे बहुत हद तक है भी कि कई लोग बचपन से लीडरशिप क्वालिटी होती भी है कुछ लोगों में। समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत ऐसा मानता है कि नेता और अनुयायी दोनों महत्वपूर्ण है। मतलब कि ये मेरी पारकट फोलेट बोलती थी, नेता कर्मचारी को संतुष्ट करेगा और कर्मचारी नेता को संतुष्ट करेंगे, तो एक दूसरे के साथ मिलके काम होगा समूह बना के। इसी को बोलते हैं सर्कुलर रिस्पॉन्स। मेरी पॉकेट फोलेट इसी को सर्कुलर रिस्पॉन्स बोलती हैं, क्योंकि ये सर्कल जैसा दिख भी तो रहा, देखो ये सर्कल बन गया। तो ये सर्कुलर रिस्पॉन्स बोलती हैं इसको, कि सर्कल की तरह काम होता है। नेता कर्मचारी को प्रभावित करता है और कर्मचारी नेता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कुछ और सिद्धांत है, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ, बाकी पढ़ लीजिएगा इसको। अगला कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हर्बर्ट साइमन करके एक थिंकर हुए, हर्बर्ट साइमन को नोबेल प्राइज़ मिला इसी थ्योरी में काम करते हुए। तो इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये। इसका मतलब ये है कि किसी भी संगठन में डिसीजंस किस तरह लिए जाते हैं, क्योंकि निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा, संगठन में काम चलाना है तो निर्णय लेना पड़ेगा। तो संगठन में निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं ये बात करती है ये थ्योरी। ठीक है, तो कुछ विचारक हैं, पहले तो उनको देख लेते हैं, फिर हर्बर्ट साइमन को देखेंगे। जैसे जॉर्ज टैरी।
जॉर्ज टैरी बोलते हैं कि निर्णय दो या अधिक विकल्पों में से एक का चयन है, ये परिभाषा है। वो बोले कि मान लो एक कंपनी को चयन करना है, या फिर कंपनी नहीं लेते यार, इस बार कोई हम लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशन लेते हैं, कोई सरकारी संगठन लेते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा मतलब बस कंपनी लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मान लो सरकार को ले लेते हैं, चलो। तो छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसको ये निर्णय लेना है कि भाई क्या किया जाए, एजुकेशन पे खर्चा किया जाए या फिर कर्ज माफ़ कर दिया जाए। अब दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, ठीक है। सरकार वो सोची कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, एजुकेशन में खर्चा करेंगे तो लॉन्ग टर्म फायदा होगा, कर्जा माफ में तुरंत फायदा हो जाएगा। सरकार सोची और अंत में फैसला ली कि कर्जा माफ कर दो। तो दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक का चयन कहलाता है निर्णय, ये बोलते थे जॉर्ज टैरी। चेस्टर बर्नार्ड बोलते थे कि निर्णय विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है। एक लीडरशिप में कई सारे विकल्प होते हैं, एक सरकार जब बंद होती है ना तो उसके पास कई सारे आते हैं कि नौकरी भी दो, आपको आपको नदियाँ मतलब पुल बनाने हैं, नदियाँ तो नहीं बना सकते, पुल बनाने हैं, अलग अलग काम है, बहुत सारे डिमांड्स आ रही हैं, जनता की बहुत सारी मांग आ रही, महिलाओं की मांग है कि हमको भत्ता मिलना चाहिए साल में, वृद्ध लोगों का है कि हमको पेंशन दो, अलग अलग लोगों की डिमांड है। और कई सारी डिमांडों में से जो सबसे सही डिमांड है, जो लीडर को लगता है या फिर जो सरकार को लगता है कि जो सबसे उचित है अभी पूरा करना, उनको सीमित करना, उन पे काम करने को कहते हैं निर्णय। तो कई सारे विकल्पों को सीमित करने की तकनीक क्या है भाई? सीमित करने की तकनीक है डिसीजन। हर्बर्ट साइमन हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में विकल्पों के बीच सर्वोत्तम तार्किक विकल्प का चुनाव करना होता है। अब ये क्या है सर्वोत्तम तार्किक, क्योंकि इस पर डिटेल में बात करेंगे तो अभी नहीं करता, 2 मिनट बात करूंगा, वेट कर लो 2 मिनट। तो कुछ थ्योरीज हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग की। एक तो है जिसको बोलते हैं पूर्ण विवेकशील प्रतिमान। पूर्ण विवेकशील प्रतिमान ये देने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये देने वाली व्यक्ति के बारे में अभी हम थोड़ा देर पहले ही बात किए थे, मतलब कुछ टेलर, जब टेलर को हम पढ़ रहे थे, F.W. टेलर, फेडरिक विल्सन टेलर। और फेडरिक विल्सन टेलर बोलते थे, F.W. टेलर बोलते थे कि निर्णय लेने वाला आर्थिक मानव है, मनुष्य है, और सभी विकल्पों का ज्ञान होता है उस मनुष्य को। ये बोलते थे कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो कंपनी में, आप पूर्ण विवेकशील तरीके से लेते हो, पूरी तरह से तार्किक होकर लेते हो आप, कि आप सोच समझ के निर्णय लेते हो कि ये विकल्प मैं चुन रहा हूँ तो इससे ये परिणाम निकलेगा। तो जो भी परिणाम निकलेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से विवेकशील होकर वो निर्णय लिए हो, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पूर्ण विवेकशील प्रतिमान देने वाले कौन थे भाई? F.W. टेलर जी थे। इसके खिलाफ एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम है हर्बर्ट साइमन, जिस पे अभी हम बात करेंगे और करेंगे अभी और अच्छे से। हर्बर्ट साइमन अपना कॉन्सेप्ट देते हैं सीमित विवेकशील प्रतिमान। अब ये ऊपर भी हम लोग देखें ये होता क्या है, चलो इस पे अभी बात करते हैं। सीमित विवेकशील प्रतिमान का मतलब है कि हर्बर्ट साइमन बोला कि व्यक्ति जो जितना आप स्मार्ट समझ रहे हो ना मनुष्य को, मनुष्य उतना स्मार्ट होता नहीं है। आप लोग को लग रहा है कि F.W. टेलर को लग रहा है कि मनुष्य बहुत ही स्मार्ट होता है, पूरे विकल्प सोचता है, इतना स्मार्ट मनुष्य होता नहीं है। मनुष्य के पास कई सारी बाधाएं हैं, जैसे मान लो उसकी तार्किक शक्ति कम है, उतना कोई भी आदमी सुपर इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? इंटेलिजेंस में कमी हो सकती है। मान लो उसको सारे विकल्प नहीं पता है। हमको विकल्प सारे पता होते हैं क्या? हमको जब डिसीजन लेना होता है तो हमको सारे विकल्प कई बार नहीं पता होते। उस समय की परिस्थिति क्या है, हो सकता है कि उस समय इमरजेंसी हो, उस समय जल्दी निर्णय लेना हो, ठीक है। हमारी पृष्ठभूमि क्या है? हर आदमी के जो डिसीजन होते हैं उसकी बैकग्राउंड निर्धारित करते हैं। आपकी क्या पृष्ठभूमि है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें निर्धारित करती है एक निर्णय को। तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण विवेकशील निर्णय नहीं ले सकता, बल्कि सीमित विवेकशील निर्णय ही ले सकता है, पूरी तरह से विवेकशील निर्णय नहीं ले सकता। ऐसा बोलते कौन थे? हर्बर्ट साइमन बोलते थे। वृद्धि परक प्रतिमान देने वाले हैं ब्लिंड ब्लोम, ठीक है। ब्लिंड ब्लोम बोलते थे कि कोई भी डिसीजन ना आप, यहाँ पे कोई सी जगह है क्या, चलो इसी में बताता हूँ। कोई भी डिसीजन आप ना ऐसे नहीं ले सकते, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ,
जैसे कि कोई भी डिसीजन आप ऐसे नहीं ले सकते कि पूरी तरह से तार्किक निर्णय आप एक बार में ले लिए, ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि चरण दर चरण आपके निर्णय होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक बार निर्णय लिए कि आपको एजुकेशन में सुधार करना है, ठीक है, शिक्षा में सुधार करना है सरकार को। तो सरकार एक दिन में शिक्षा में सुधार नहीं कर पाएगी, फिनलैंड नहीं बना देगी हमारे देश को, धीरे धीरे सुधार करेगी। जैसे सरकार पहले क्या लाई, सरकार बोली कि मिड डे मील लाओ भाई, इससे कम से कम गांव के बच्चे स्कूल आएंगे, ठीक है। तो मिड डे मील लाए तो कुछ बच्चे स्कूल आना शुरू किए, क्योंकि घर में घर वालों को लगा कि चलो एक वक्त का खाना मिल जाएगा बच्चे को। अब स्कूल आए तो बच्चों का, तो फिर क्या सरकार बोली कि 100% आपको स्कूल में बच्चों की एडमिशन होना चाहिए, जितने बच्चे हैं सबका एडमिशन कराओ। तो अब कोशिश की गई कि एडमिशन हो। ऐसा कोशिश नहीं की कि हर बच्चे को स्मार्ट बना देना है। पहले क्या कोशिश की गई कि बच्चे स्कूल तो आए, फिर 100% लोग स्कूल आए। फिर मान लो स्कूल आना शुरू हो गए, अब ये सरकार क्या बोली कि भाई थोड़ा सा ना एजुकेशन में क्वालिटी पे काम करो, चलो ठीक है, थोड़ा क्वालिटी सुधारो, हल्की बुक्स दो, अच्छी बुक्स दो, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है। फिर सरकार क्या बोली कि अरे लड़कियां नहीं आ रही स्कूल, तो क्या कमी, क्या है कारण, तो फिर वो स्कूल में टॉयलेट बनवाए या फिर उनको सुविधाएं दिए। फिर उनको लगा कि और क्या कर सकते हैं, तो उनको लगा कि अच्छे टीचर लाने होंगे, तो टीचर लाए। फिर लगा यार टीचर बस से काम नहीं चल रहा, तो वो क्या किए कि फिर स्मार्ट क्लासेस हुई, स्मार्ट बोर्ड आए जैसे हमारे पास है। तो क्या हो रहा है, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। एक दिन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाती तो धरी की धरी रह जाती, गिर जाता सिस्टम हमारा। तो क्या किया गया, ऑप्टिमल, धीरे 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 सिस्टम को अच्छा किया गया। इसी को बोलते हैं विधि परक प्रतिमान, कि कोई भी डिसीजन एकाएक मत लो, स्लोली 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 चरणबद्ध तरीके से लो, ऐसा बोलते थे ब्लिंड ब्लोम, ठीक है। मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल जो है, मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान, ये देता था अमिताभ बच्चन, मतलब बच्चन नहीं है, अमिताई एटीजियोनी। अमिताई एटीजियोनी क्या बोलता था, ये तो इतना सरल है, बस इसको इस तरह से याद करो और कुछ मत करो याद। ये क्या बोलता था कि अ, ये बोलता था कि वृद्धि परक प्रतिमान जो है और सीमित विवेकशील मॉडल, इन दोनों को जोड़ दो भाई। विवेकशील प्रतिमान मतलब कि हर्बर्ट साइमन और ब्लिंड बोन के कॉन्सेप्ट को जोड़ा और अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। कितना बदमाश आदमी था, मतलब खुद का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बनाया अमिताई एटीजियोनी, वो हर्बर्ट साइमन और ब्लिंड बोम के कॉन्सेप्ट को, मतलब विवेकशील प्रतिमान, सीमित विवेकशील प्रतिमान और वृद्धि परक प्रतिमान को जोड़ दिया, बोला यही है, मतलब शॉर्टकट निकाल लिया ये, मतलब कई सारी कोचिंग की नोट्स उठा के अपनी नोट्स बना लिया। इष्टतम प्रतिमान क्या है, ये ड्रॉर का है, ठीक है। तो ये बोलते थे कि तार्किकता होनी चाहिए, और तार्किकता होनी चाहिए डिसीजन जब भी आप लो तार्किक तरीके से लो, ऐसा बोलते थे ड्रॉर। तो इनका भी कॉन्सेप्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है वैसे तो। अब आज देख लेते हैं हल्का फुल्का हर्बर्ट साइमन को। साइमन का हम देख लिए बॉन्डेड रेशनैलिटी मॉडल या सीमित विवेकशील प्रतिमान, ठीक है। इसमें ये क्या बोलते थे कि मनुष्य पूर्णतः तार्किक नहीं होता, पूरी तरह से तार्किक डिसीजन हम नहीं ले पाते। तो हमको क्या लेना चाहिए, हमको हाथ में हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, ये नहीं सोच चाहिए कि हम तार्किक नहीं है तो डिसीजन ही ना लें। हमको संतोषजनक निर्णय लेने चाहिए, बल्कि क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फाइजिंग निर्णय लेने चाहिए। पूरी तरह से तार्किक निर्णय हम नहीं ले सकते। तो हर्बर्ट साइमन ये बोलते थे, और ये बोलते थे कि व्यक्ति क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, प्रशासनिक मानव का कॉन्सेप्ट दिए। ये बोले कि कोई भी डिसीजन होता है उसकी 3 चरण होते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके 3 चरण होते हैं। पहले तो इंटेलिजेंस, हमको सूचना प्राप्त होती है, लाइक सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके कोई चरण होंगे ना। जैसे पहले सूचना प्राप्त होगी सरकार को, क्या सूचना प्राप्त होगी भाई, जैसे सूचना प्राप्त हुई सरकार को कि भाई महिलाओं का जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत कम है। अब ये सूचना कैसे प्राप्त हुई कि सरकार स्टैटिस्टिक्स देखी कि पिछले 50 साल में महिलाएं कितनी लोकसभा में आई हैं। तो सरकार को पता चला कि भाई ये तो 20% से भी कम है, मतलब बहुत कम है, 8% है करीबन, मान लो केवल 8%, मतलब 50% जनसंख्या से 8% लोग ही लोकसभा में आ पा रहे हैं। तो इंटेलिजेंस क्या हुई कि आई कि भाई समस्या की पहचान हुई कि ये समस्या है हमारे देश में।
अब सरकार क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे, वो डिज़ाइन करेंगे, विकल्पों का निर्माण करेंगे कि कौन सा विकल्प चुने इनको बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि एजुकेशन दे के बढ़ाया जाए, लेकिन एजुकेशन दे के बढ़ाने में उनको लगा कि यार मॉडल तो सही है लेकिन टाइम लगेगा ना, एजुकेशन दोगे तो वो 10 साल में पढ़ के निकलेगी लड़की, फिर शायद वो बढ़े आगे, या फिर समाज में उनको उनका हक दिलाया जाए, या फिर मोटिवेशन दिया जाए, या फिर प्रोत्साहन दिया जाए। कई सारे उन लोग विकल्प सोचे, फिर उनको लगा यार सबसे अच्छा विकल्प तो हमारे देश में चल ही रहा है, अलग अलग नौकरियों में हम रिजर्वेशन दे ही रहे हैं, तो क्यों ना हम पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दे दें, क्योंकि पंचायत में तो हम रिजर्वेशन दिए ही हुए हैं। तो क्या सोचे कि भाई 33% आप रिजर्वेशन दे दो महिला को, तो सीधे लोकसभा में आना ही पड़ेगा, फिर तो खड़े नहीं हो सकती, कुछ महिला सीट रहेंगी वहाँ दूसरा व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो पाएगा, तो फिर महिला को आना ही पड़ेगा, मतलब फिर महिलाएं ही खड़ी होंगी। तो अब उन्होंने डिज़ाइन किया, विकल्पों का निर्माण किया, ठीक है, विकल्पों का निर्माण किया, कई सारे विकल्पों का, और सबसे तीसरा चरण होता है चॉइस, चयन। तो उन्होंने चयन किया कि भाई 33% रिजर्वेशन दे दें। तो क्या है भाई, पहले समस्या क्या है उसको पहचानो, फिर समस्या के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उनको डिज़ाइन करो, और तीसरा होता है चॉइस, कि जो सही विकल्प है उसको चयन कर लो। तो ये हो सकता है कि ये जो विकल्प सरकार चुनी ये पूरी तरह से तार्किक ना हो, लेकिन ये सेटिस्फाइजिंग है, या फिर क्या है भाई, हर्बर्ट साइमन क्या बोला कि ये जो डिसीजन है ये संतोषजनक है, सेटिस्फाइजिंग है, क्योंकि पूर्णतः तार्किकता नहीं पाई जा सकती। देखो कितना साधारण बात की है वो, एकदम बेहतरीन तरीके से। और बोले कि डिसीजन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोग्राम्ड डिसीजन और एक होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन वो होता है जो रोजमर्रा के जो डिसीजन है ना, रोजमर्रा के जो काम है वो प्रोग्राम डिसीजन कहलाते हैं। मान लीजिए कि कंपनी में किस तरह से नियुक्ति करनी है किसी की, किस तरह से रोज का काम होगा, ये सब प्रोग्राम डिसीजन कहलाते हैं, पहले से तय होते हैं ये काम कि। तो इसके लिए क्या है भाई, इसके लिए पहले से प्रक्रिया बनी हुई है कि किस तरह से, मान लो आपको आधार कार्ड बनवाना है तो उसकी प्रक्रिया है कि आप जाके अप्लाई करो चॉइस सेंटर में या जो भी होगा सिस्टम उसका। तो ये प्रोग्राम डिसीजन है, और ये निम्न स्तर पे भी हो जाते हैं, नीचे का कर्मचारी इसको इजीली कर लेता है क्योंकि इसकी प्रक्रिया पहले से बनी हुई है। दूसरा एक डिसीजन होता है जिसको बोलते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, ठीक है, अकार्यक्रमिक निर्णय। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन का मतलब होता है कि कई बार कंपनी में या संगठन में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, ऐसी समस्या आ जाती है जो उससे पहले नहीं आई थी, एकदम नई समस्या आ गई कंपनी में, तो इसका डिसीजन कौन लेगा। तो जटिल होती है ये समस्याएं, और इसका डिसीजन कौन लेता है भाई, इसका डिसीजन लेते हैं जो उच्च स्तर पे बैठे कर्मचारी हैं, जो उच्च स्तर पे बैठे अधिकारी हैं, इसका निर्णय वो लेते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप हमारी क्लास देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमारी क्लास में बने रहें। हम लोग बहुत सारे अभी और भी काम कर रहे हैं, हमारी छत्तीसगढ़ जीएस की भी क्लास आज से आने वाली, उसका भी हम लोग नोट्स बना रहे थे, उसमें भी मेहनत कर रहे थे, और भी काम हम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, तो आप लोग की डिमांड आ रही है लेकिन एकदम से नहीं कर पा रहे हैं, टीम की कमी है, मतलब कि ऐसा है कि 2 लोग ही हैं, तो उतना अच्छे से काम अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम बिल्कुल हर चीज़ आप लोग का पढ़ते हैं, जो भी आप कमेंट करते हो हम ज़रूर पढ़ते हैं। हाँ, रिप्लाई नहीं दे पाते कई बार, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं, और उस पर हम काम भी करते हैं। तो आप हम पे विश्वास बना के रखिए, हम पूरी क्लास यूट्यूब पे लेके आएंगे, जितनी भी क्लासेस है सब लेके आएंगे, इसका भरोसा रखिए आप हम पे, और क्वालिटी कंटेंट लेके आएंगे। तो आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, और कमेंट कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास में बने रहने के लिए, धन्यवाद।